आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम को गैसियस केटाइन बनाने के लिए। हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। एटॉमिक साइज किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले जानेंगे वो सिंपल ट्रिक जिसके जरिए एटॉमिक साइज की हेल्प से आप आयनाइजेशन एनर्जी इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। जब कभी हमारे पास किसी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उस एटम का एटॉमिक साइज स्मॉल होगा, यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब सवाल यह है कि स्क्रीन पर मौजूद सोडियम एटम और क्लोरीन एटम में से किस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। सो डेफिनेटली जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, हमने कहा उसी का एटॉमिक साइज स्मॉल होगा और उसी की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस केस में क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है यानी ग्रेटर है एज कंपेयर टू द सोडियम एटॉमिक नंबर जो कि 11 है। यही वजह है कि क्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉल होगा और इसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। यही वजह है कि क्लोरीन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू सोडियम एटम। जितना ज्यादा किसी एटम का एटॉमिक नंबर होगा, इट्स मीन कि उसमें उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। तो इस केस में हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी ज्यादा होगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास ज्यादा होगा तो याद रखें कि हमारे पास उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। अगेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स का। सोडियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 11 रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स जबकि 11 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं सोडियम एटम में, जबकि क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 ये बताता है कि हमारे पास क्लोरीन एटम में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। अब सवाल ये है कि सोडियम और क्लोरीन में से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा और किसका कम। याद रखें कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होंगे उतना ही ज्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम में 11 प्रोटॉन जबकि क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, यानी कि क्लोरीन के प्रोटॉन्स का नंबर न्यूक्लियस में ज़्यादा है। यही वजह है कि ये सिंपल सी ट्रिक है जिसके ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि प्रोटॉन नंबर अगर ज़्यादा है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है। सो क्लोरीन और सोडियम में से जो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो क्लोरीन का होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी कि 17 प्रोटॉन मौजूद हैं, जबकि सोडियम में हमारे पास 11 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। सो याद रखें कि हमारे पास जो जितने ही ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा एटम का, और जब कभी हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उतने ही ज्यादा उसे आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एक फैक्टर ज्यादा होगा तो दूसरा भी ज्यादा होगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखें कि किसी भी एटम की जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी ही ज़्यादा उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब सवाल ये है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। याद रखें कि फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। यही वजह है कि इन्हें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए।